एक नेता असेंबली में बैठकर कोई पॉर्न वीडियोस देखता है, कोई इनका नेता ऐसा है कि कोई ऊटपटांग बयान देता है, कोई ऐसी जगहों के नाम बताता है जहाँ पर गंगा नहीं है, फिर भी कहता है वहाँ गंगा सफाई हुई है। मोदी जी ने इस देश के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं का रोजगार छीनने का काम करा है, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करा है, देश में हिंदू मुस्लिम राइट्स कराने का काम करा है। वोट कैसे मिलेगा योगी जी आपको? किस नाम पे मिलेगा? इस नाम पे मिलेगा कि जहाँ एम्बुलेंस में पेशेंट होने चाहिए वहाँ एम्बुलेंस के अंदर दारू की बोतलें निकलती हैं। अंधभक्तों को राष्ट्रीय गधा घोषित कर दिया जाए ना, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये मूर्खता का अपना सबसे बड़ा प्रमाण दे रहे हैं और परिचय दे रहे हैं। इन्हों का एक ही एजेंडा फिक्स है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कराकर सत्ता की कुर्सी को हथियाना। जब ये एक ऐसा ऐप बता सकते हैं कि जिससे कहीं बारिश ज्यादा हो रही है तो कम हो जाए, प्रधानमंत्री चाय पकौड़े और चौकीदारी का रोजगार दे सकते हैं। अगर भीख मांगना रोजगार है तो देश के नेताओं के बच्चे क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, क्यों विदेशों की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं? भीख ही मांगे ना बैठ के। एक बचपन का प्यार हाईलाइट हुआ, एक इनका ये बचपन का रिश्ता हाईलाइट होगा नरेंद्र मोदी जी का। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वक्त हमारे साथ मोहित शर्मा मौजूद है। मोहित शर्मा से अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि जैसा कि अब बेरोजगार दिवस रहा, आरएसएस के एक नेता है, वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार, जिन्होंने यह चीज कही कि 20 करोड़ लोग जो भीख मांग रहे हैं वो भी तो एक रोजगार है, फिर काहे रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं? तो आप घबरा क्यों रही हैं इससे? घबरा क्यों रही है? आपको आपत्ति है कोई इससे? ये भारतीय जनता पार्टी वालों को हमने ऐसे ही थोड़ी कहा है कि जब आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर रहे हैं तो अंधभक्तों को राष्ट्रीय गधा घोषित कर दीजिए। इसमें कहीं ना कहीं तथ्य होगा, कहीं ना कहीं कोई लॉजिक होगा। जब ये 1947 के भाषण से देश में गरीबी बता सकते हैं, जब ये एक ऐसा ऐप बता सकते हैं कि जिससे कहीं बारिश ज़्यादा हो रही हो तो कम हो जाए, प्रधानमंत्री चाय पकौड़े और चौकीदारी का रोजगार दे सकते हैं, तो अगर इनके भारतीय जनता पार्टी के किसी ने या आरएसएस वाले ने किसी ने ये कह दिया कि भीख मांगना भी रोजगार है, तो इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत है? मोदी जी भी तो भीख मांगते थे, उन्होंने तो कहा है। आलोचना करेंगे क्या? एक बार तो कांग्रेस के भी नेता थे जिन्होंने, नाम तो मैं क्या ही लूं, जिन्होंने कहा था कि एक तरफ से आलू डालो तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, तो ये भी तो एक वो था। इस पर तो कुछ नहीं बोले आप पत्रकार हैं तो आपने इस बयान को सुना था? क्या था ये बयान, बताइए। आप मुझे बताइए, आप ही क्लियर कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ। किसान जो खेत में जो अनाज जो आलू पैदा करता है ना, वो उसके लिए सोने के समान है। तो इधर से आप आलू डालेंगे और उधर से जो उसका मूल्य निकलेगा वो सोने के समान निकलेगा। अब जब आपको सुनने की में ही दिक्कत हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं? इसमें हमारी दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना। और बात रही यहाँ कोई राजनेताओं की बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास बहुत सारे लॉजिक हैं और हम यहाँ किसी पार्टी को, किसी पार्टी विशेष को जस्टिफाई करने नहीं आए, किसी को बचाने के लिए नहीं आए कि किसी को साफ जाने के लिए। अगर कोई रोजगार को लेकर इस तरीके की बात कहता है तो बहुत शर्मनाक ये बयान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने भीख मांगी है, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि जब तक ये देश की 133 करोड़ जनता के हाथ में कटोरा नहीं थमा देंगे ना, तब तक ये प्रोसेस रुकने वाला नहीं है। मोदी जी का जन्मदिन बहुत लोग मना रहे हैं, कभी इनकी शादी की सालगिरह भी मना लीजिए करिए। अच्छा, वो नहीं मनाएंगे आप? वो तो देश सेवा में उन्होंने हर चीज को छोड़ तो दिया देश सेवा में तो कभी शादी तो हुई होगी, वो भी मना लीजिए करिए, हैं? शादी की सालगिरह भी मना लीजिए। खैर छोड़िए, वो सब बातें एक अलग हैं। मोदी जी देश के और भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके पास कोई तथ्य नहीं, कोई लॉजिक नहीं। एक नेता असेंबली में खड़े होकर, आपने देखा, एक नेता असेंबली में बैठकर कोई पॉर्न वीडियोस देखता है, कोई इनका नेता ऐसा है कि कोई ऊटपटांग बयान देता है, कोई ऐसी जगहों के नाम बताता है जहाँ पर गंगा नहीं है, फिर भी कहता है वहाँ गंगा सफाई हुई है। तो ये आपको देखने को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है, क्योंकि इनके नेता कभी स्कूल गए नहीं हैं। अब जो आदमी स्कूल नहीं गया, जो कभी पढ़ा नहीं लिखा नहीं, उसको देश के बारे में क्या पता होगा? और नरेंद्र मोदी जी इस देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश के लोगों को बांटने का काम करा है, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम करा के देश को तोड़ने का प्रयास करा है। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इस देश के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं का रोजगार छीनने का काम करा है, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करा है, देश में हिंदू मुस्लिम राइट्स कराने का काम करा है। लाखों करोड़ों युवाओं को इन्होंने रोजगार छीन के उनको बेरोजगार कर दिया। जब रोजगार मांगे तो इनके नेताओं के पास, आरएसएस वालों के पास लॉजिक आप सुनी रही हैं, सुनाई रही हैं कि भीख मांगना भी रोजगार है। तो जितने भी असेंबली में नेता बैठे हैं, देश की जनता की तो हालत इन्होंने फटीचर कर ही दी है, तो इनको पुराने फटीचर कपड़े पहना के इन असेंबली के बाहर ही बिठा दो ना, वहीं जनता इन्हें दे देगी कुछ दान में। तो ये नेताओं से कहिए ना कि नेता जो है वो भीख मांगे, या जो आरएसएस में जो लोग हैं या फिर जो भाजपा के जो लोग हैं वो भीख मांगे। अगर भीख मांगना रोजगार है तो देश के नेताओं के बच्चे क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, क्यों विदेशों की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं? भीख ही मांगे ना बैठ के।
भीख ही मांगे। और नौबत तो आपने लाई दी लोगों की भीख मांगने की। आज लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, तन पे पहनने को कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, तो लोग तो भीख मांग ही रहे हैं और आपने उसको रोजगार बता ही दिया है। तो इनको अगर राष्ट्रीय अंधभक्तों को राष्ट्रीय गधा घोषित कर दिया जाए ना, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये मूर्खता का अपना सबसे बड़ा प्रमाण दे रहे हैं और परिचय दे रहे हैं। क्या इस तरीके की बात लोकतंत्र में माना विचारों को व्यक्त करने की आजादी है, लेकिन क्या इस तरीके का बयान आपको लगता है कि ये एक अच्छा बयान है? ये देश के युवाओं को डिमोलाइज करने का, उनके देश के युवा जो पढ़ रहे हैं, एक रिक्शा चलाने वाला जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, उस पिता के हौसले को डिमोलाइज करने का, उसको तोड़ने का, ये इन्हों का एजेंडा है। क्या आज उसके पिता के दिल पे क्या ठेस पहुंच रही होगी कि मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, क्या भीख मांगने के लिए पढ़ाया? सरकार और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले इस तरीके के शर्मनाक बयान दे रहे हैं जो देश के नेताओं को शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे नेता जिन्हें पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ जाहिल गवार नेता हैं, इनको तो बिल्कुल तमीज नहीं है। इन भाजपा के गवारों को पहले स्कूल भेजना चाहिए, इन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए। ये सुबह सुबह आरएसएस क्यों लगाते हैं? वहीं बैठिए ना आप, भीख मांगिए। भीख मांगना रोजगार है तो क्यों पढ़ा रहे हैं? भाई इतने सारे लोग हैं आरएसएस में, बहुत सारे तमाम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, बड़े बड़े नेता आरएसएस से निकले हुए हैं। नरेंद्र मोदी तो खुद आरएसएस में गए हैं। तो भैया मांगिए भीख, आप मांगिए ना भीख। आपने पूरे देश की हालत यही कर दी कि आज देश के अंदर लोग भीख मांगने को मंजूर हैं, और आप तो कहने कि वो रोजगार है, तो मांगिए आप भीख। और यही रोजगार के वादे अब यूपी चुनाव में भी एक, आपको क्या लगता है कि क्या एक एजेंडा है कि हर जगह पोस्टर लगा दो कि 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार देंगे हम लोगों को, ये वादे फिर से किए जा रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये रोजगार का वादा जो था, ये रोजगार का वादा इनका कोई मुद्दा कभी रहा ही नहीं है। भाजपा आप देख लीजिए, जब भी सत्ता में आई है, और खासकर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, तो ये जब भी सत्ता में आई है तो हिंदू मुस्लिम राइट्स के जरिए ही आई है, वरना ये कभी सत्ता में आ ही नहीं सकती है। इन्हों का एक ही एजेंडा फिक्स है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कराकर सत्ता की कुर्सी को हथियाना। अगर भाजपा का मुद्दा रोजगार होता तो सीएम योगी आदित्यनाथ रोजगार पे बात करते, ना कि वो अब्बाजान का बयान देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुद्दा अगर रोजगार का होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां खड़े होकर ताले वाले की कहानी नहीं सुनाते। एक आपने सुना होगा बचपन का प्यार, समझ रहे हैं? ये इनका बचपन का रिश्ता है, जहां जाते हैं इनका बचपन का रिश्ता निकल आता है। पहले एक बार आप डिसाइड कर लीजिए और एक बार हमें एक सूची प्रोवाइड करा दीजिए कि आपका कहां कहां बचपन का रिश्ता है। बांग्लादेश के लिए आपने लड़ाई लड़ ली, भीख आपने मांग ली, पढ़ाई आपने कर ली, ठीक है, उसके बाद विदेशी दौरा पूरा आपने कर लिया, फिर वहां सीतापुर में आपका बचपन का रिश्ता निकल आया। ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां से आपका बचपन का रिश्ता नहीं है? लिट्टी चोखा खाने जाते हैं तो आप लिट्टी चोखे के लिए कहते हैं, जहां जाते हैं बिहार से मेरा पुराना नाता है। अरे आपका पूरे हिंदुस्तान से ही पुराना नाता है, कहां कहां से आपका नाता है? एक बचपन का प्यार हाईलाइट हुआ, एक इनका ये बचपन का रिश्ता हाईलाइट होगा नरेंद्र मोदी जी का। इनका बचपन का रिश्ता न जाने कहां कहां से है और किस किस से, ये तो पता नहीं। एक रिश्ता था वो निभा नहीं पाए, तो बचपन के रिश्ते किनारे हैं पता नहीं कहां कहां के, ये तो हमें पता नहीं। अच्छा, आप खुद एक छात्र हैं, आप भी रोजगार की चिंता करते होंगे कि आगे जाके कैसे रोजगार मिलेगा या क्या रहेगा रोजगार, तो कुछ सोचा है आगे जाके? देखिए सोचना क्या है, सरकार ने कोई पॉलिसियां छोड़ी नहीं है। सरकारी कंपनियां नित्य प्रतिदिन जो हैं वो लीज पे दी जा रही हैं, प्राइवेट कर दी जा रही हैं। अब देखिए सरकारी कंपनी में तो आपका और मेरा दोनों का अधिकार है। अगर वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो प्राइवेट आदमी, मल्टीनेशनल कंपनी वाला आदमी तो सिर्फ अपने आस पड़ोस के लोगों को रखेगा, अपने रिश्तेदारों को रखेगा। हमें और आपको क्यों देगा वो जगह? एक रिक्शे बेचने वाले का बच्चा भी जब ट्रेन में, ये देखिए कि टिकट काटते काटते वो टीसी से कहाँ ऊपर अधिकारी तक बन जाता था, एक समय वो था। लेकिन आज का समय तो ये है कि जब रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो गया, एक सवाल आपसे करता हूं देश के युवाओं के लिए, अगर आपके पास में एक पर्टिकुलर कोई कंपनी है, ठीक है ना, अब उस पर्टिकुलर, अब आप यही मान लीजिए आपका न्यूज चैनल है, अब आपका भाई अगर जर्नलिज्म करके आया, मास कॉम करके आया है और आपको एक रिपोर्टर की आवश्यकता है, ठीक है, आपका प्राइवेट चैनल है, तो आप एक बात मुझे बताइए, उसके लिए मैं भी इंटरव्यू देने आया हूं, तो आप मेरे को इंटरव्यू पे रखेंगी या फिर आप अपने भाई को रखेंगी? आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। निश्चित तौर पे आप अपने भाई को रखेंगी। जो बेहतर करेगा उसके। देखिए ये सब कहने में बहुत अच्छा लगता है, देखिए ये सब कहने में अच्छा लगता है, लेकिन आप भी समझती हैं और बखूबी समझती हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आप ही के ऊपर रख के इस प्रश्न का जवाब दिया है। तो यही होगा, जब सारा कुछ प्राइवेट कर दिया जाएगा तो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो वहां पर मोटा मोटा पैसा देगा, जो उनको रिश्वत देगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों को चंदा देगा, जो उनकी कंपनियों में चंदा देगा और जो उनको रिश्वत खिलाएगा,
और जो उनके रिश्तेदार होंगे सिर्फ वही लोग कंपनी में काम कर पाएंगे। बाकी एक रिक्शा चालक का व्यक्ति कभी भी एक बड़ा ऑफिसर नहीं बन पाएगा अगर सभी चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया तो। अच्छा, यूपी में अब जैसे कि इलेक्शन आ रहा है, वहीं योगी आदित्यनाथ जी कई बार ये चीज बोल चुके हैं कि सरकार जो है वो मेरी ही आएगी, 300 प्लस सीटें जो हैं वो मेरी ही होने वाली है। कल फिर उन्होंने यही बयान दिया कि 35 साल का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, क्योंकि 35 साल में कभी भी कोई दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना और ये रिकॉर्ड मैं तोड़ने जा रहा हूँ। ये रिकॉर्ड देखिए, आपको बता दूं, जब जब मुजफ्फरनगर की महापंचायत हुई है तब तक सत्ता परिवर्तन हुआ है। और आपको एक बात बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी, आपको झूठ बोलने की आदत है और ये भी आपका एक झूठ है जो आपने अपनी सत्ता के लिए बोला है, क्योंकि आप कोई रिकॉर्ड तोड़ने नहीं वाले हैं। आप सिर्फ एक ये रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं कि पहली बार देश का कोई मुख्यमंत्री हार के और भाजपा के नेता हार के अपनी शकल और चेहरे नहीं दिखाएंगे। भाजपा के नेता ऐसे हैं जहां एम्बुलेंस के अंदर वोट कैसे मिलेगा योगी जी आपको? किस नाम पे मिलेगा? इस नाम पे मिलेगा कि जहां एम्बुलेंस में पेशेंट होने चाहिए वहां एम्बुलेंस के अंदर दारू की बोतलें निकलती हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, सुना होगा नाम आपने। उनकी एम्बुलेंस के अंदर दारू निकलती है, दारू की बोतलें निकलती हैं। तो ऐसे चुनाव जिताएंगे पौए पिला पिला के, दारू पिला पिला के। ध्यान रखिएगा, देश की जनता से कह रहे हैं कि एक बार इनके दारू और मुर्गे के चक्कर में पूरे 5 साल आपको मुर्गा बनाने के लिए तैयार हैं। तो सोच लीजिए कि एक बार आपको दारू और मुर्गे के इनके झांसे में आकर पूरे 5 साल मुर्गा बनना है, या फिर एक बार इनके दारू और मुर्गे को ठोकर मार के अपने देश को भी बचाना है और अपने बच्चों की नौकरियों को भी बचाना है। ये फैसला उनके जनता के हाथ में। अच्छा, एक और आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि वहीं बीजेपी जो है, सरकार यह कहती है कि हमने अपने नेताओं को इतनी सुविधा दी है, हमारे नेताओं पर हमें इतना विश्वास है, और वहीं वो नेता दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। अभी आज का ही एग्जांपल आप ले लीजिए बाबुल सुप्रियो का, जिन्होंने अब टीएमसी ज्वाइन कर ली है। जिन लोगों का जमीर जिंदा है वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। जिन लोगों का जमीर जिंदा है, मिथुन चक्रवर्ती, सबको पता है कि भाजपा क्यों ज्वाइन करी थी, बेटे के लिए या किसके लिए, वो पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा फिक्स है। ये पहले, अगर आप इनकी बुराई करते हैं, आप इनको तकलीफ में डालते हैं, तो पहले ये आपको तकलीफ में डालेगी, आपके ऊपर सीबीआई के जरिए, ईडी के जरिए, रॉ के जरिए और तमाम सरकारी संस्थाओं के जरिए आपको प्रेशराइज करेगी। उसके बाद में इनके पास, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, या तो आप इनकी पार्टी को ज्वाइन करो वरना आप जेल जाओ। तो जिन लोगों का ईमान जीवित है उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण लालू यादव है। जेल की सजा काटी लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थामा। आजम खान है, जेल की सजा काटी लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थामा। और ऐसे लोगों का जमीर आज भी इस देश के अंदर जीवित है। और आपने अभी एक बात करी कि काबिलियत के आधार पर नौकरी मिलती है ना? तो एक बात आप मुझे बताते जाइए और दर्शकों को भी बताते चले जाइए कि अमित शाह के बेटे जय शाह ने कितने साल क्रिकेट खेला, लेकिन हमारे और आपके पिताजी गृह मंत्री नहीं है तो हम नहीं बन सकते। हम नहीं बन सकते बीसीसीआई में सेक्रेटरी, लेकिन अमित शाह जी हैं, उनका बेटा है जय शाह। जय शाह के पिताजी अमित शाह वो देश के गृह मंत्री हैं, इसलिए उनका बेटा बन गया। अब आप ही बता दीजिए कितने साल उन्होंने क्रिकेट खेला। और उनकी इंग्लिश तो ऐसी है जैसे नरेंद्र मोदी जी की डिग्री। सुनी तो हर पार्टी, अंग्रेजी तो आपने सुनी होगी उनकी, ऐसी उनकी अंग्रेजी है। देखिए, मोदी जी की डिग्री पे और अमित शाह के बेटे जय शाह की अंग्रेजी पे बिल्कुल भी कभी भी शक मत करिएगा। जय हिंद।